हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें कि इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में बता दिया था। रेजिस्टेंस हो गया था, कंडक्टेंस हो गया था, मोलर कंडक्टिविटी हो गई थी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गई थी, और इन सब का डाइल्यूशन के साथ मैंने इफेक्ट भी आपको समझा दिया था। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं आज वो कोलराउस लॉ की बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं कोलराउस लॉ की बात करूं, मैं आप लोगों को इनफाइनाइट डाइल्यूशन समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इस वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब भाई? इसका मतलब है कि 100% आयोनाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि there is neither any attraction nor any repulsion force in between the ions। ये बात बेटे मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी कि जो सेम चार्जेस होंगे उनके बीच में रिपल्सन लगेगा, सेम आयंस के बीच में, और जो अपोजिट आयंस होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन लगा रहेगा। जैसे जैसे रिपल्सन और अट्रैक्शन डिक्रीज होगा उसी को आयनाइजेशन कहते हैं। अगर सारे आयंस फ्रीली मूव करने लगे और कहीं कोई रिपल्सन ना हो और कहीं कोई अट्रैक्शन ना हो तो उस केस को इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। मतलब ऑल द आयंस आर मूविंग फ्रीली विद देयर कंप्लीट मोबिलिटी। अगर ऐसा है तो हम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जिस केस में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में भी लिमिटिंग वैल्यू को टच नहीं करता। कहने का मतलब हुआ इवन इन द केस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो कभी भी 100% आयनाइज नहीं करता। तो अगला पॉइंट देखिए कि द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स never undergo infinite dilution even never undergo 100% ionization even at infinite dilution। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कभी भी 100% आयनाइज नहीं कर। तो इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं निकाली जा सकती।
कोलरैश इसी बात को समझाने की कोशिश कर रही है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इजीली निकाली जा सकती है बाय एडिंग द आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द आयंस। तो यहां पर अगला पॉइंट लिखेंगे 10 we can easily calculate molar conductivities and equivalent conductivities at infinite dilution for strong electrolytes by adding ionic conductivities of ions। अगर मैं बेटा डेल्टा नॉट EQ की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट EQ ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा नॉट EQ ऑफ एनायन। यहां पर डेल्टा नॉट EQ क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी at infinite dilution। और यहां पे लैम्डा नॉट EQ पॉजिटिव क्या है? लैम्डा नॉट EQ इज इक्वल टू आयनिक कंडक्टिविटी। तो अगर आपको कैटायन की कंडक्टिविटी 100 दी गई है और एनायन की कंडक्टिविटी 95 दी गई है तो मेरे बच्चे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगी 195। मेरी बात समझ में आ रही? लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो तो चलिए बात करते हैं। अगर हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लेकिन किसके लिए? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वो हो जाएगा डेल्टा नॉट M इज इक्वल टू न्यू पॉजिटिव इंटू लैम्डा नॉट M पॉजिटिव प्लस न्यू निगेटिव इंटू लैम्डा नॉट M निगेटिव। यहां पर बेटे डेल्टा नॉट M हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बेटा लैम्डा नॉट M हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी में ही आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आयनिक मोलर कंडक्टिविटी कह सकते हो आप, आयनिक मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
और बेटे न्यू पॉजिटिव हो जाएगा नंबर ऑफ कैटायंस और न्यू निगेटिव हो जाएगा नंबर ऑफ एनायंस। क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो नंबर ऑफ कैटायन और एनायन लिखना पड़ेगा। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी हो तो नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसी से डिवाइड हो जाता है तो वो कट जाए। अच्छा, जैसे मैं कहूं डेल्टा नॉट एम मेरे साथ निकालना बेटा, NaCl के लिए निकालना। तो NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, साल्ट है, जितने भी साल्ट होते हैं सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो हो जाएगा लैम्डा नॉट एम आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस बताओ बेटा लैम्डा नॉट एम Cl निगेटिव आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl निगेटिव। ये दोनों वैल्यूज दी जाएंगी आपको। सोचो एक 100 दी गई, एक 50 दी गई, तो दोनों मिला लो हो जाएगी 150। अच्छा, अगर बेटा डेल्टा नॉट एम Na2SO4 के लिए निकालनी तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू लैम्डा नॉट एम Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट एम SO4 2 निगेटिव। समझ बात आ गई? Na कितने थे बेटा? 2, तो 2 का मल्टीप्लाई। SO4 2 निगेटिव कितने थे? 1, तो यहां पर 1 रख। बेटे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर। वेरी गुड। अच्छा, यहीं पे आयनिक वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लेते। मैं कहूं डेल्टा नॉट एम, सॉरी एम नहीं, EQ, डेल्टा नॉट EQ किसकी निकालनी है? NaCl की। तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट EQ ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट EQ ऑफ SO4 सॉरी Cl निगेटिव ऑफ Cl निगेटिव। अगर मैं कहूं डेल्टा नॉट EQ Na2SO4 की निकालनी है तो यहां पर नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लैम्डा नॉट EQ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट EQ ऑफ SO4 2 निगेटिव। आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज को डायरेक्ट प्लस करो, लेकिन आयनिक मोलर कंडक्टिविटीज जो हैं उनको उनके मोल्स के साथ प्लस करें। पहले मोल से मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। मैंने आप लोगों को डेल्टा नॉट एम और डेल्टा नॉट EQ के बीच में रिलेशन लिखाया था और उसमें हम लोगों ने Z का यूज किया था, दैट इज वैलेंसी फैक्टर। तो जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो वहां पे मोल्स की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट है। याद रहेगा क्या आप लोगों को? बोलो बेटा, आगे बढ़ाऊं? हाँ सर। चलिए, अब बात ये आती है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो क्या करेंगे? अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या करेंगे? तो नोट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स we cannot calculate molar or equivalent conductivities at infinite dilution
directly, because they never get 100% आयोनाइज्ड। तो जब कभी भी 100% आयनाइज ही नहीं करेंगे तो कोई भी आयन कभी भी क्या फ्रीली मूव करेगा? नहीं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी आयन कभी भी फ्रीली मूव नहीं करेगा, तो उनके लिए आयनिक कंडक्टिविटी निकाली ही नहीं जा सकती। तो क्या करें? तो साइंटिस्ट कहता है कि टू कैलकुलेट डेल्टा नॉट एम और डेल्टा नॉट EQ of weak electrolytes, use some strong electrolytes, and then indirectly calculate for weak electrolytes। ये बात समझ में अभी नहीं आई, क्यों? बताता हूं। मालूम चले मुझे डेल्टा नॉट एम CH3COOH का निकालना, तो होना ये चाहिए कि वो लैम्डा नॉट एम CH3COO नेगेटिव का आ जाए और उसको प्लस कर दूं मैं लैम्डा नॉट एम H पॉजिटिव। ये होना चाहिए, बट नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज lambda naught m of CH3CO negative and lambda naught m of H positive is unknown। भाई एसिटिक एसिड में वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कभी भी 100% आयनाइज नहीं करेगा। तो जो एसिटेट आयन का आयनिक कंडक्टिविटी है और जो H आयन की आयनिक कंडक्टिविटी है वो एसिटेट आयन के आयनाइजेशन से आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कभी भी 100% आयनाइज करेगा नहीं, फ्रीली मूव करेगा नहीं। मतलब एसिटेट आयन को हमेशा H आयन अट्रैक्ट करता रहेगा, एसिटेट आयन को हमेशा एसिटेट आयन रिपेल करता रहेगा। तो एसिटिक एसिड के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्या करें? फॉर कैलकुलेटिंग डेल्टा नॉट एम ऑफ CH3COOH, use डेल्टा नॉट एम CH3COONA, डेल्टा नॉट एम HCl एंड डेल्टा नॉट एम NaCl। ध्यान दीजिए, ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज करते हैं, इसलिए वहां से आयनिक कंडक्टिविटी मिल जाएगी। अब एसिटेट आयन एसिटिक एसिड में हो या एसिटेट आयन सोडियम एसिटेट में हो, कहीं पर भी हो, एसिटेट आयन की कंडक्टिविटी तो चेंज होगी नहीं, तो फिर ऊपर से ही निकाल लेते हैं एसिटिक एसिड से, नीचे क्या करने की जरूरत है। प्रॉब्लम ये है कि एसिटिक एसिड 100% आयनाइज नहीं कर रहा, तो निकाले कैसे? तो कोई ऐसा साल्ट लो जिसमें एसिटेट आयन हो और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई ऐसा कंपाउंड लो जिसमें H आयन हो
और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वहां से कंडक्टिविटीज निकाल लो और यहां लाके रख दो, क्योंकि आयनिक कंडक्टिविटीज चेंज नहीं होती, चाहे आप वीक लो चाहे आप स्ट्रॉन्ग। हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो 100% कभी भी आयनाइज होंगे, लेकिन आयनिक कंडक्टिविटी कभी भी चेंज नहीं। तो मैंने CH3COH की कंडक्टिविटी निकालने के लिए CH3COH के जो दो आयन हैं, एक एसीटेट आयन और एक H आयन, उनको 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से निकालने की कोशिश की है, जिसमें एसीटेट आयन भी है और H आयन भी है। कैसे निकालूंगा, तरीका बता रहा हूं, देखो ध्यान दीजिए, आप मेरे साथ कीजिए। हम निकालना चाहते हैं डेल्टा नॉट M CH3COOH, डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, लिख लें डेल्टा नॉट M CH3COONA प्लस डेल्टा नॉट M HCl माइनस डेल्टा नॉट M NaCl। जरा ये करके देखो बेटा, आप लोग मुझे बताएंगे इसकी वैल्यू कितनी होगी, बोलिए। लैम्डा नॉट M CH3COO नेगेटिव प्लस, बोलो बेटा, लैम्डा नॉट M पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट M, बोलिए बेटा, H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट M Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा नॉट M Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट M Cl नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। बेटा इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, कट गया नहीं कट गया? अब अपने आप बताओ यहाँ क्या आ गया, क्या यहाँ लैम्डा नॉट M COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट M H पॉजिटिव आ गया नहीं आ गया? यस सर आ गया। अब ये देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल बराबर, तो मैं ये लिख सकता हूं कि डेल्टा नॉट M CH3COONA प्लस डेल्टा नॉट M HCl माइनस डेल्टा नॉट M NaCl बराबर होगा लैम्डा नॉट M CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट M H पॉजिटिव। आप यही तो निकालना चाहते थे, डायरेक्ट नहीं निकल सकता, तो मैंने क्या काम किया, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से इसको मैंने कैलकुलेट कर। अब ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलाइट्स को इस तरीके से प्लस माइनस करना कि जो एक्स्ट्रा आयंस है वो कट दो। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैंने देखो CH3CONA और HCl को प्लस किया, अब यहाँ एक्स्ट्रा आयन है Na आयन और Cl आयन, तो NaCl को मैंने क्या काम कर दिया, माइनस कर दिया। सारी वैल्यूज आपको हमेशा दी जाएगी, आप प्लस माइनस करना सीख कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट को माइनस करेंगे और कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स को प्लस करेंगे। अगर आप ये सीख गए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, तो आप फिर कैलकुलेट बहुत आसानी से कर। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो वो कोलराउस लॉ जो है वो यही कहना चाहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग कैलकुलेट डायरेक्ट कर सकते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग कैलकुलेट डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो द एबव लॉ जो हमने पढ़ा इज नोन एज कोलराउस लॉ। इस जो ऊपर हमने लॉ पढ़ा है, इस लॉ का ही क्या नाम है बेटे? क्या आपको कोलराउस लॉ? यस सर। आगे देखिए, एक बात बताओ मेरे बच्चे, यस सर। डेल्टा नॉट M क्या है?
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट dilution. अच्छा, डेल्टा सी एम कह दूं तो मैं कह सकता हूं मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन सी। Yes, sir. अच्छा, तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ Yes, sir. डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बोलो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा सी एम अपॉन डेल्टा नॉट अच्छा, अगर डेल्टा नॉट एम न दिया हो तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा सी ई क्यू अपॉन डेल्टा नॉट ई क्यू। अब क्या इसको भी बताने की जरूरत है? ये क्या है बताओ? डेल्टा सी ई क्यू क्या चीज है बताओ मेरे बेटे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। और डेल्टा Yes, नॉट ई क्यू क्या है बेटे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायमेंशन। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल लीजिए। K is equal to C alpha square upon 1 minus alpha। ये फॉर्मूला याद है क्या? आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था मैंने ये फॉर्मूला। निकाल के दिखाऊं या याद है? याद है। सोचो, HX एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, H पॉजिटिव और X निगेटिव में कन्वर्ट हो। शुरुआत में इसका कंसंट्रेशन 0 है, C है, उस समय इसका 0 है, इसका 0। ये C माइनस सी अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये C अल्फा में, ये C अल्फा में, इक्विलिब्रियम। तो K की वैल्यू कितनी हो जाती थी? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। बेटा C से C कट गया, तो K की वैल्यू क्या आ जाती थी? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। ये वैल्यू आप यूज करके K आयनाइजेशन कांस्टेंट K की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते। यहां तक आपका सेकंड पार्ट था इलेक्ट्रोलिसिस का, वो मैंने आपको आज करा। तो यहां से हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो। इसके दो पार्ट थे, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें नेस्ट इक्वेशन पढ़ाई थी, और एक आपका था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक जो है इसमें कंडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा दिए, फैराडे लॉ पढ़ा दिया और कंडक्शन पढ़ा दिया। ये इतना ही पार्ट है बेटे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज आपका फिनिश हो गया, ठीक है? Yes, sir.